Hello future doctors, welcome to our YouTube channel MedG Exam. I am your mentor Avinash sir. I believe in smart work over hard work. और आज मैं रैंक बूस्टर सीरीज पार्ट 4 को लेके हाजिर हूँ और आज का हमारा सेंसेशनल टॉपिक है कैंसर, वो भी कैंसर इन वन शॉट। तो मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। मेरे एक फाउंडेशन कोर्स 11th के होते हैं, एक 12th में, जिसमें मैं काफ़ी डिटेल में स्लो मोशन में कोर्स को लेके चलता हूँ। लेकिन ये आपका रैंक बूस्टर सीरीज़ है और हम ये चाहते हैं कि हमारी एक वीडियोस में एक कंप्लीट सेशन हमारा ख़त्म हो। लेकिन इसके लिए अगर हम करते हैं तो हमारा कंटेंट भी कम ना हो, क्योंकि वो एक टाइम पास वाली जो पढ़ाई है वो नहीं होनी चाहिए। हमारे जो भी कंटेंट है उससे सारे जो भी एग्ज़ाम नीट एम्स के होंगे वो क्वेश्चन हो। तो इसके लिए हमें सारे कंटेंट को इंक्लूड करके निकलना होता है। तो मैं पॉइंट को, मेरे हर एक पॉइंट पे हर एक वर्ड को आप बिल्कुल ये समझ लो कि वो ब्रह्मा की लकीर है। आपको उन्हें पढ़ना ही है, चाहे वो पॉज करके पढ़ो, स्लो करके पढ़ो, फास्ट करके पढ़ो, राइट। अदरवाइज़ वो चीज़ को मैं बार बार बोलूँगा तो वीडियोस लेक्चर हमारे काफ़ी बड़े और लेंथी हो जाएंगे और वो इंटरेस्ट नहीं रहेगा। और अगर इंटरेस्ट नहीं रहता है तो फिर वो आप पढ़ोगे नहीं, देखोगे नहीं, स्किप करोगे और आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिस कर जाएंगे। इसलिए टाइम को ज़्यादा ना वेस्ट करके ये मैं एक आपसे एक फेवर चाहता हूँ। सो प्लीज़ लेट्स स्टार्ट नाउ। कैंसर में हमारा फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि ये वर्ल्ड वाइड काफ़ी स्प्रेडिंग डिजीज़ है, राइट। और ये काफ़ी डेडली है, ये ड्यूडेड डिजीज़ ऑफ द ह्यूमन बींग है, राइट। तो हम फर्स्ट पॉइंट के कंक्लूजन से, ये एक पॉइंट है जो कि मेडिकल एग्जाम में पूछा गया है और इस पॉइंट को मैं लिखना चाहता हूँ कि अमंग नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कैंसर इज फैटल। फैटल का मतलब है कि इसका एंड रिजल्ट डेथ ही होने वाला है, इसीलिए इसे ड्यूटेड डिजीज बोला जाता है। नाउ पॉइंट नंबर टू ये बताता है कि जो हमारा नॉर्मल सेल है उसमें एक काफ़ी रेगुलेटरी मैकेनिज्म होती है, वो अपने आप को हाईली कंट्रोल सिस्टम में रखता है, ठीक है। यानी कि सेल का डिफरेंशिएशन, ग्रोथ जो भी है वो कंट्रोल में होगा। लेकिन जब भी वो एक सेल अपनी इस प्रॉपर्टी को लूज़ करता है तो वो एक कैंसरस सेल बन जाता है और उसका फाइनल रिजल्ट ट्यूमर होता है, ठीक है। और ट्यूमर में वो मास ऑफ द सेल लंप के फॉर्म में वो आ जाता है। यानी कि अगर कोई ट्यूमर है इसका मतलब उसकी ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म फेल हो चुकी है। नाउ पॉइंट नंबर 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें एक टर्म है आपके लिए और उस टर्म का मतलब है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये एक नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी है, यानी प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल सेल। यानी कि अगर ये चारों तरफ कैंसरस सेल है और मान लो बीच में नॉर्मल सेल है, अदरवाइज या यहाँ पे ट्यूमर है और इधर नॉर्मल सेल है, तो ये अपने आप को बचाने के लिए एक लेयरिंग अपने आप के चारों तरफ करेगा और उस लेयरिंग से अपने आप को सेव करेगा और दैट प्रोसेस इज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। नाउ नेक्स्ट, अगर कैंसर होते हैं तो ट्यूमर होंगे और ट्यूमर होंगे तो ट्यूमर आखिर टाइप्स क्या है, कैसे हम उसके डायग्नोसिस को करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू एक क्लिनिकल डायग्नोसिस ट्यूमर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज़ बेनाइन ट्यूमर एंड अदर वन इज़ मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैं यहाँ एक ट्रिक देता हूँ, बीबी हमेशा बंदे की एक होती है, वो फिक्स होएगी। इसका मतलब ये जो बेनाइन ट्यूमर है वो हमारा फिक्स ट्यूमर है, फिक्स लोकेशन होगा, इसलिए इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि एक फिक्स लोकेशन पे हमें जो भी इसकी थेरेपी है वो करनी होगी और इसलिए ये लिटिल डैमेज करेगा और ये एक जगह फिक्स होंगे, इसलिए ये अदर बॉडी पार्ट में स्प्रेड नहीं करेंगे। नाउ मैलिग्नेंट ट्यूमर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मैं पहले उसे अंडरलाइन करना चाहता हूँ, फिर इसको मैं डिस्कस करूँगा। फर्स्ट मेटास्टेसिस, सेकेंड न्यूप्लास्टिक और ट्यूमर सेल, ठीक है। और जो मेटास्टेसिस है वो मोस्ट फेयर प्रॉपर्टी है। एक्चुअली इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर मान लो ये ब्रेन में किसी को ट्यूमर है तो ये ट्यूमर स्प्रेड होके हो सकता है लीवर में चले जाए, हो सकता है ये इंटेस्टाइन में चले जाए, हो सकता है ये अदर बॉडी पार्ट में चले जाए। तो अगर मान लो आप यहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे हो उसका और वो पता चला कि सेल यहाँ पे भी पहुँच गया, यहाँ पे भी ये, तो ये मल्टी ऑर्गन फेल का केस हो सकता है। इसलिए कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर किसी बंदे को कैंसर है और एक उसमें बहुत कॉमन जॉन्डिस देखा जाता है,
तो इसका मतलब ये पहले हम डिटेक्शन में लेते हैं कि ये स्प्रेड करके कहीं लीवर में ना पहुंच गया, और अगर लीवर कैंसर है तो प्राइमरी सिम्टम्स उसको जॉन्डिस होएगा ही, राइट। और वो स्प्रेड करेगा, इसलिए वो काफ़ी हमारे लिए डेंजरस। और जो स्प्रेडिंग टेंडेंसी है इस सेल की, जो यहाँ से यहाँ भी जा रही थी, दैट इज़ मेटास्टेसिस, राइट। और जो ये फेनोमिनन है जो प्रोलिफरेटिव, जैसे एक सेल है ये ट्यूमर बन के जो अलग अलग बहुत सारे सेल में ये प्रोलिफरेट कर जाते हैं, नंबर ऑफ सेल को बढ़ा देते हैं और बाद में एक लंप बन जाते हैं, दैट इज़ नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल। क्लियर? नाउ कैंसर अगर हो रहा है तो कैंसर का कॉज क्या है, और वो कॉजिटिंग एजेंट को हम लोग बोलते हैं कार्सिनोजेंस। देखो कार्सिनोजेंस फिजिकल नेचर के भी हो सकते हैं और फिजिकल नेचर के होंगे। जैसे मान लो कल आप रेडियोलॉजिस्ट बनोगे तो आपको फिजिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट में जितने रेडिएशन है, जितने टाइप्स ऑफ रेडिएशन है या और भी फिजिक्स के रिलेटेड कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत आते हैं। तो जो ये फिजिकल टाइप्स में उसमें जो आएंगे रेडिएशंस आएंगे, और इस रेडिएशन में मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग। आप बोलो इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि अगर आप इसके एग्जाम्पल को देखो, एक्सरे, गामा रे और यूवी रे सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में है। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में तो पहले देखो होता है गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे, इंफ्रा रे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। और ऊपर से नीचे इसकी एनर्जी डिक्रीज करती है। तो ऑब्वियसली इनकी हम इस तीन रेडिएशन का मैं कंपैरिजन आपको करके बताता हूँ। तो अगर ये ऊपर जा रहे हो तो इसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। मान लो ये एक सेल है, अगर इसके ऊपर ये रेडिएशन पड़ रही है तो ऑब्वियसली इसके सेल के जो डीएनए होंगे उस डीएनए को ये डैमेज करेंगे, और डीएनए को अगर ये डैमेज करते हैं तो ये लीड्स टू नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। और ये कैंसर फाइनली रिजल्ट होगा। तो ये रेडिएशन जो है हमारा ये थोड़ी सी कम एनर्जी का है, इसलिए ये एक्सरे जो है ये नॉन आयनाइजिंग में है, क्योंकि आयनाइज नहीं कर पाता, ये ज़्यादा है, इसलिए ये दोनों आयनाइजिंग में आएगा। लेकिन मैटर ये करता है कि आपके लिए आयनाइजिंग में ये दोनों, नॉन आयनाइजिंग, ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो प्लीज़ आप एग्जामिनेशन में या जो सेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे। नाउ केमिकल जो है कार्सिनोजेंस, एक्चुअली देखो जो इसमें मैं एक बात बताऊँ, ये बहुत कॉमन आप लोगों को पता है। अगर किसी को लंग कैंसर है इसका मतलब उसके लिए टोबैको स्मोक करना बेटर नहीं है, अच्छा नहीं है। और ये टोबैको स्मोकिंग से लंग कैंसर का मेजर कॉज होता है, और ये एक केमिकल कार्सिनोजन है। जैसे ये फिजिकल कार्सिनोजन था, ये केमिकल कार्सिनोजन था, राइट। नाउ जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे कैंसर के ओरिजिन से रिलेटेड है कि कैंसर क्यों हो रहा है, कैंसर के होने का रीज़न क्या है, राइट। कैंसर जो होने का रीज़न है उसके रीज़न में हम देखते हैं कि एक ऑन्कोजेनिक वायरस, यानी कि कैंसर कॉजिंग है। जो ऑन्कोजेनिक वायरस होगा वो कैंसर को कॉज करेगा, कॉज ऑफ कैंसर। और ये वायरल ऑन्कोजिन इसके पास है, यानी कि जैसे एक नॉर्मल पर्सन है और नॉर्मल पर्सन के पास ऑन्कोजिन, सी ऑन्कोजिन, जो सेलुलर ऑन्कोजिन है वो सी ऑन्कोजिन, या उसी को हम प्रोटो ऑन्कोजिन बोलते हैं। यानी कि कैंसर को क्रिएट करने के लिए जीन तो हर बंदे के पास है, बट वो इनएक्टिव फॉर्म में है। और ये इनएक्टिव फॉर्म का जीन कन्वर्ट होकर ये ऑन्कोजिन में कन्वर्ट होगा, उसमें ये हमारा जो वायरस है ऑन्को वायरस वो कंट्रीब्यूट करता है। यानी कि ये ऑन्को वायरस अगर इसके साथ उसका इंटरेक्शन हुआ तो वो प्रोटो ऑन्कोजिन कन्वर्ट इनटू ऑन्कोजिन एंड दैट पर्सन बिकम्स कैंसर के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये एक केस है। नेक्स्ट वन, अगर वो नॉर्मली कार्सिनोजेनिक चीज़ के रिस्पेक्ट में वो उसके काफ़ी उसके प्रोन ऑफ इन्फेक्शन में जाएगा अगर वो कार्सिनोजेनिक चीज़ उठाता है। तो यहाँ मेरा दो सवाल है। नंबर वन कि ऐसे भी पर्सन है जो कभी ने ज़िंदगी भर ना तो स्मोक किया, ना उसने गुटखा चबाया, ना उसने कोई कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस टोबैको लिया, लेकिन उसे कैंसर हो गया। और ऐसे भी पर्सन मिलेंगे जो पूरी ज़िंदगी उसने सारी चीज़ को लिया, यानी कि स्मोकिंग करा, उसने गुटखे खाए, उसने और उसने तंबाकू चबाया, टोबैको, लेकिन उसे कैंसर नहीं हुआ।
इसका मतलब ये है कि अगर कोई लाइफ, पूरी लाइफ अगर उसने इन सब चीज़ों का कोई यूज़ नहीं किया और उसके बाद उसे कैंसर होता है, इसका मतलब जो प्रोटो ऑन्कोजिन उसके पास था, जो उसके पास सी ऑन्कोजिन था, वो कहीं ना कहीं इस वायरस के इंटरेक्शन में आया और वो उस वायरस ने उसके कन्वर्ट करके ऑन्कोजिन में कन्वर्ट कर दिया, राइट। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी बंदे का ये एक्टिव हुआ नहीं और कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस जो होता है वो मे कॉज कैंसर, यानी कि ऐसा नहीं कि उससे 100% कन्फर्म है कि प्रोटो ऑन्कोजिन में कन्वर्ट होगा और वो कैंसर होगा। देखो मैं ये पॉइंट इसलिए समझा रहा हूँ कि आप इसे जज्बाती तरीके से नहीं लोगे, आपको क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मेडिकल का एग्जामिनेशन है। क्योंकि अगर ये कैंसर जो है वायरल डिजीज है तो वायरल के एस्पेक्ट में भी पूछेगा और प्रोटो ऑन्कोजिन का कन्वर्जन ऑन्कोजिन में ऐसे भी पूछेगा। तो हर कार्सिनोजिन से हो जाए, ऐसा होता अगर 100% करेक्ट होता तो तब तो हर कोई जो भी यूज़ कर रहा है और ये टोबैको या गुटखा या जो भी स्मोकिंग, तो हर कोई को कैंसर होता, बट ऐसा नहीं। इसलिए तो क्वेश्चन की सिमेट्री को देख के आप अपने ऑब्जेक्टिव ऑप्शन को टच करोगे। नाउ डिटेक्शन ऑफ कैंसर। देखो डिटेक्शन पहचानोगे कैसे कि कैंसर है। देखो जब भी किसी जैसे आपको मान लो कहीं पे कुछ स्वेलिंग टाइप की हुई, कुछ गांठ टाइप का लगा, कुछ ट्यूमर टाइप का लगा, आप डॉक्टर के पास जाओगे तो जैसे उसको एक एबनॉर्मलिटी दिखेगी तो उसकी एक वो स्टडी करेगी। वो भी स्टडी कैसे करेगा? एग्जामिन इन मोर क्लोज्ड, यानी इन मोर क्लोजली, और इस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग बायोप्सी, ठीक है। बायोप्सी के बाद उससे हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी के लिए यूज़ किया जाएगा। दूसरा एक पैटर्न होगा, जैसे मान लो कि अगर जब ट्यूमर ही बनना है, सेल ही बनना है, प्रोलिफरेशन ही होना है, तो अगर ब्लड का होगा तो सेल काउंट बढ़ जाएगा। यानी कि आप नॉर्मल सेल काउंट जो है, जैसे आप नॉर्मल जो आपका टेस्ट होता है, टोटल जो है काउंट होता है या डिफरेंशियल काउंट होता है, इन सब का नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है, नॉर्मल रेंज से। और एक्चुअली जो ब्लड में ऐसे सेल बढ़ जाते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ल्यूकेमिया, और इसे आप लोग ब्लड कैंसर के नाम से जानते हो। दोनों चीज़ें, अगर आरबीसी का काउंट बढ़ता है तो उसे बोलेंगे इरिथ्रेमिया, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का नाम ल्यूकोसाइट है, इसलिए ल्यूकेमिया। तो देखो अगर ऐसा होगा तो वो हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी से ही आएगा, राइट। और अगर बोन मैरो है तो बोन मैरो में ऑब्वियसली उसका भी सेल बढ़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि बोन में गांठ लग जाता है और जब हम उसको देखते हैं, क्रश करते हैं उस सेल को, और फिर जब उसकी स्टडी और बायोप्सी होती है तो पता चला कि उसके नंबर नॉर्मल से ज़्यादा है, तो उसका काउंट होता है। नाउ सीटी स्कैन। देखो सीटी स्कैन जो इट इज़ कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। और दूसरा है एमआरआई। एमआरआई इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। देखो एमआरआई से जो है सीटी स्कैन से एमआरआई बेस्ट होता है। और बेस्ट क्या, एक क्वेश्चन ये भी देख लो कि एमआरआई से रिलेटेड जो पूछता है, इसमें आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही चीज़ है इस पूरे डिटेक्शन ऑफ कैंसर में, एमआरआई में, इसमें ये कैंसर के लिए बेस्ट होता है। सबसे पहला पॉइंट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट में। सेकंड, इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन यूज़ किया जाता है, और इससे उसका जो एक्यूरेट पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ये भी ध्यान में रखना कि एक्यूरेट पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है। तो अगर तुमसे पूछे कि कैंसर के लिए सबसे बेस्ट डिटेक्शन क्या है, तो आप सबसे बेस्ट एमआरआई मारोगे। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ, नीट एम्स वगैरह में भी पूछा हुआ है, तो इसलिए ये मैं आपको अलग से पॉइंट बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखो, एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन। सीधी सी बात है, अगर आपको कैंसर लग रहा है कि कैंसर है, या किसी भी पेशेंट को आपको अगर कल डॉक्टर बनते हो लग रहा है, तो उसके एंटीजन एंटीबॉडी का टेस्ट आप करवाओगे, तो ऑलरेडी वो पॉजिटिव आएगा तो आप उसे ये पहले से ही कह दोगे कि भाई ऐसा है कि यू आर वेरी प्रोन टू इन्फेक्शन, दैट्स वाई एडवाइस दोगे कि अवॉइड एक्सपोजर। अब जिस चीज़ की एक्सपोजर में, वो टोबैको में ले रहा हो या स्मोकिंग कर रहा हो या कैसे ऐसे इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहा हो जहाँ पे वैसे रेडिएशंस आ रहे हो,
दिस इज, ये अल्फ़ा इंटरफेरॉन जो है ये हमारे इसके यूज़ में आते हैं, ट्रीटमेंट में आता है अल्फ़ा इंटरफेरॉन, वो मैं अभी बताता हूँ। नाउ अगर कैंसर डिटेक्ट हो गया तो अब हमारा फाइनल है कि हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो अगर ये कोई सेल है, यहाँ पे ट्यूमर है और फिक्स है, देखो अगर सर्जरी के लिए बेस्ट कौन सा होगा, बेनाइन या मेलिग्नेंट, तो ऑब्वियसली इसमें बेनाइन बोलोगे। क्यों? क्योंकि बेनाइन फिक्स्ड होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर यही चीज़ आपका मेलिग्नेंट है तो मेलिग्नेंट क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है, तो वहाँ पे कितनी जगह आप सर्जरी करोगे, तो ये सर्जरी इज़ बेटर फॉर बेनाइन ट्यूमर, यानी इसके लिए, ये बेनाइन के लिए, इसके लिए सर्जरी बेस्ट होगा। नाउ रेडिएशन थेरेपी, देखो रेडिएशन थेरेपी और जो कीमोथेरेपी और सर्जरी, ये तीन सबसे पहले लिख लो एरो डाल के, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी, ये तीनों मिलके, मतलब तीनों में से जो ये तीनों मोस्ट, यानी कैंसर ट्रीटेड इसी से होता है, मोस्ट कैंसर ट्रीटेड मेथड है कि इससे यूज़ किया जाएगा। बट केमोथेरेपी का थोड़ा साइड इफ़ेक्ट है, वो साइड इफ़ेक्ट भी मैं बताऊंगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो कीमोथेरेपी का एक साइड इफ़ेक्ट में से एक है कि वो हेयर लॉस होगा और एनीमिया होगा, ब्लड सेल्स कुछ डिक्रीज करेंगे, इसलिए क्योंकि इसमें कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स यूज़ किया जाता है। रीजन क्या होगा इसका, कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स, इसके वजह से इसका हेयर लॉस और एनीमिया हो जाता है। अब एक इम्यूनोथेरेपी, देखो इम्यूनोथेरेपी में ही ये अल्फ़ा इंटरफेरॉन होगा। इसके लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे स्पेस नहीं बचा हुआ है, इसलिए मैं इसके किसी दूसरी जगह स्पेस का मैं यूज़ करना चाहता हूँ, राइट। मैं जैसे यहाँ बताना देना चाहता हूँ, जैसे मान लो कि अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इसमें आप दोगे, कल डॉक्टर बनोगे, एंटीबायोटिक डालोगे। अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन है तो वायरल के लिए एंटीबायोटिक नहीं होता है, उसके लिए इंटरफेरॉन होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसे आप बिल्कुल ये समझ लो कि ये हॉट क्वेश्चन में से। और अल्फ़ा इंटरफेरॉन जो है वो कैंसर के लिए दिया जाता है, तो ये इम्यूनोथेरेपी में यूज़ किया जाएगा, राइट। तो ये अल्फ़ा इंटरफेरॉन, देखो अगर किसी को बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन है, जैसे कॉमन कोल्ड है, लेकिन फिर भी एंटीबायोटिक डॉक्टर खिला रहा है, इसलिए वो खिला रहा है कि वायरस की वजह से तो इन्फेक्शन है, लेकिन उसके अलावा और भी बैक्टीरिया के लिए वो प्रोन ऑफ इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए बैक्टीरिया आगे ना इफेक्ट करे, इसलिए एंटीबायोटिक खिलाते हैं। बाकी वायरल जो अपना टाइम है उसके अंदर ही वो उसको रिकवर करेगा। तो ये नहीं आप समझना कि एंटीबायोटिक हम वायरल में डालते हैं, राइट। तो ये हमारे कैंसर जो थे वो एक वन शॉट में थे। तो मेरे फ्यूचर डॉक्टर, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी तक का जो मेरा एक एक्सपीरियंस है, मेडिकल एक्सपीरियंस है, और आप लोगों की जो एक जुनून है पढ़ाई को लेके देख के, तो मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि आप जिस कैरियर में हो या जो आप चूज़ करना चाह रहे हो, डॉक्टर जो बनना चाह रहे हो, वो एक पैशनेट बंदे के लिए, वो पैशन जिसके अंदर है, वो डॉक्टर बनने का एक जुनून है। ये बात अलग है कि आपको जो उसके कंपनसेशन में समझ लो या एक गिफ्ट समझ लो, दौलत, शोहरत, इज्जत, वो बेशुमार मिलती है, ये भी सही है। तो अगर इतनी सारी चीज़ें आपको एक जगह से मिलेगी, राइट, वो भी एक आपकी पहचान बनेगी, तो ये कठिन तो हो गई। और अगर कोई भी चीज़ कठिन है तो उसके लिए आपको अगर कहीं मेहनत, जो हार्ड वर्क है, वो तो आपको मांगती है, और इसके लिए आपको डेडिकेशन होनी चाहिए, ओके। यानी मैंने ज़िंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है, मैंने ज़िंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है। ज़िंदगी ने हंसकर कहा कि दुनिया आसान चीज़ों की कदर कहाँ करती, दुनिया आसान चीज़ों की कदर करती तो ज़िंदगी तो फिर क्या थे, बल्ले बल्ले थे। तो आपके ये मेडिकल कैरियर एक बहुत ही आइकॉनिक फील्ड है, और आइकॉनिक फील्ड के लिए मेहनत तो मांगता है मेरे भाई। सो रिस्पेक्ट योर ड्रीम एट एनी सर्कमस्टेंसेस and work hard. Now you can download the PDF also. Link has been given in the description box. If you really like my efforts, please like, share and subscribe. Bye bye future doctors.